दोस्तों आज का जो ये पीएलआर का केस स्टडी है ना, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से एक प्रकार से भरा हुआ है। लेटे लेटे बेड से शरीर का ऊपर उठ जाना, अजीबोगरीब आंखें दिखना, कभी भी जैसे किसी बहुत ऊंचे व्यक्ति का अनुभव होना कि कोई देख रहा है, और अचानक से बैठे बैठे जैसे किसी और दुनिया में चले जाना, कहीं और की अनुभूतियां होने लग जाना। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस स्टडी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये केस हमारी टीम के जो वंदना बहन हैं उन्होंने हैंडल किया है, और बहुत ही अच्छे से ये जो केस है हैंडल किया। दोस्तों, ये केस ऐसा है जिसके अंदर जो हमारे क्लाइंट थे जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा था, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जो अलग अलग जीवन हैं उनको ये अनुभव कर पाए। एग्जैक्टली इनको क्या करना चाहिए, अपने जो लाइफ है उसके अंदर इम्प्रूव करने के लिए फर्दर स्टेप्स क्या होने चाहिए, उसकी भी क्लैरिटी इनको अच्छे से मिली। उसके साथ साथ कुछ ऐसा हुआ इन क्लाइंट के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान कि उसके बीच में ही वो ऐसे बोलने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस पीएलआर के अंदर एक ऐसा सच जो हमारे क्लाइंट है उनके सामने आया है, जिस पर विश्वास करना उनके लिए बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, और जैसे एक अविश्वसनीय सा एक वो जोन के अंदर चले गए थे कि ये कैसे हो सकता है, यार ये किया हुआ है। तो फिर अगर ये समस्या आ रही है तो फिर ऐसा ही होगा जीवन के अंदर, है ना? मतलब एक ऐसे रहस्य का खुलासा हुआ उनके सामने। जब हम करेंगे, आगे बताएँगे, शायद आपको ऐसा लगेगा यार इतनी बड़ी बात तो नहीं है, हो सकता है। लेकिन जो इनका बिलीफ सिस्टम है, जितने ये सात्विक हैं, इनके जैसे व्यक्ति के लिए विश्वास कर पाना कि ऐसा काम मैंने किया था, बहुत-बहुत जैसे एक प्रकार से एक बारी के लिए तो पीएलआर के दौरान ही शॉक में चले गए थे। तो ऐसा कई बार होता है। हमारे चैनल के एक भाई भी हैं, उनको भी हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि अलग से वीडियो बना करके समझाएँगे कि कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जो बस आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो वैसे अलग से वीडियो बनाना था, अभी ऐसा केस स्टडी आ गया हमारे सामने, तो वो भाई का उत्तर भी इस वीडियो के अंदर आज हम देंगे। तो पहले परेशानियाँ बता देते हैं, क्या है इन बहन के जीवन के अंदर, फिर तीनों लाइफ़्स के बारे में तो आप लोगों को हमारे को बतानी है। तो जो बहन है ये फ़ॉरेन के रहने वाले हैं, यूरोपियन यूरोप के अंदर रहते हैं किसी देश के अंदर। और जो बहन हैं यूरोप में रहने के बावजूद भी पूरी तरह से वेजिटेरियन है। इस्कॉन के फॉलोअर हैं। इस्कॉन वाले तो आपको पता है कि वो तो बिल्कुल जो सात्विक अन्न है वो डाइट फॉलो करते हैं, है ना? प्याज़ लहसुन भी नहीं खाते। तो ये फ़ॉरेन में रहते हैं, और ये कहते हैं कि भई जो है एक बहुत लंबे समय से इनका विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा है। विवाह क्यों नहीं हो पा रहा? सामने से देखिए, अंदर की बात कुछ और होती है ना, एक्चुअली में कुछ और कहानी होती है जो पीएलआर से पता लगी। लेकिन जो है लगभग आई थिंक 40-42 के हैं बहन जी ये, है ना? और ये कह रहे हैं कि भई यहाँ पर विवाह इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं रहती यहीं पे हूँ, लेकिन यहाँ पर एक शाकाहारी व्यक्ति मिलना, तो कह रहे हैं कि मेरे लिए शाकाहारी होना बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं किसी भी मांसाहारी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि मुझे कोई नफ़रत नहीं है किसी से, भई यहाँ पे तो लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा अपना एक बिलीफ सिस्टम है, तो अगर मेरा पार्टनर मांसाहारी होगा तो फिर घर में तो वो तो खाएँगे, भई उनकी तो अपनी चॉइस है। तो कह रहे हैं मेरे लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे कोई भी ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं मिला है जो कि शापक शाकाहारी हो, तो एक तो इस कारण से मेरा विवाह नहीं हो रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है कि कुछ लोग आए हैं मेरे जीवन में, मतलब 2-3 व्यक्ति आए हैं इनके जीवन में, जिनको कुछ समय इन्होंने डेट किया और थोड़ा जानने का प्रयास किया उनको। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मेरी साधना है, जो मुझे ऐसा लगता है जो मुझे गाइड करने वाली जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हैं, उनसे मुझे ऐसे इशारे आए कि भई मुझे इनके साथ आगे नहीं बढ़ना है। हालाँकि पहले इनको ये बात नहीं पता थी, लेकिन जब इन्होंने अपना रिश्ता इन लोगों से ख़त्म किया, जो कि पोटेंशियल हस्बैंड हो सकते थे, उसके बाद इनके सामने ऐसी चीज़ें भी उजागर हुई कि वो लोग तो एक ही समय पर कई सारी महिलाओं के साथ रिलेशनशिप के अंदर थे, चीट कर रहे थे। 2 या 3 लोग हैं, और 2 तीनों का इनको पूरा पता लग गया था कि भी वो चीटिंग कर रहे थे। तो भई करते भी, अगर विवाह करते भी तो भी कॉम्प्लिकेशन होना था।
तो क्या होता है कि जब भक्ति, तपस्या, अपने गुरु का आशीर्वाद जब हम लोगों के साथ होता है, तो कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि सामने से काम नहीं बन रहा है या गड़बड़ है, लेकिन लॉन्गर रन के हिसाब से भई कोई चीज़, बुरी चीज़ हमारे पास आ जाए डेस्परेशन के अंदर, है ना? जो चीज़ हमारे को नुकसान देने वाली है, फिर हमारे को उस चीज़ के साथ रहना पड़े, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को। लेकिन जब हमारे जो इष्ट होते हैं, गुरु होते हैं, उनका आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है, उनकी गाइडेंस जब हमारे को मिल रही होती है, हमारी भक्ति, हमारी तपस्या की वजह से, तो उसके अंदर क्या होता है कि अ, बड़े एक कैटास्ट्रॉफ़िक जो है एक दर्द, दुःख जो आना था लाइफ़ में, उससे हमारे को जो है ये शक्तियाँ बचा लेती हैं। तो ऐसा ही ये कहती हैं कि भैया मुझे लगता है कि मुझे बचाया गया है, लेकिन फिर भी ये कहती हैं कि भई देखो, मैं चाहती हूँ कि भी कोई पार्टनर तो होना चाहिए ना, जीवन को बाँटने के लिए साथ में, सुख-दुःख के लिए पार्टनर तो होना चाहिए। तो ये जानना चाहते थे कि भी फिर भी क्यों नहीं हो रही है, और भई इसके मेरे चांसेस हैं या नहीं है? दूसरा इन्होंने बोला कि भी देखो ये ना अपने मम्मी-पापा के ना ओनली चाइल्ड हैं। तो थोड़ा एक कारण इनको ये भी पता है कि मैं जो मम्मी-पापा हैं थोड़ा उनका देख-रेख करने में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड रहती हूँ। तो इस वज़ह से भी थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं हुई है। बाकी एक दुःख है इनके मन में, जिसको थोड़ा 7 साल से ये दबा करके बैठे हुए हैं, और वो ये है कि अभी लगभग 6-7 वर्ष पहले इनके जो पिताजी हैं, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हुई पैनक्रियाटिक कैंसर से, यानी पैनक्रियाज़ के अंदर कैंसर हो गया। अब ये बहन ऐसा कहती हैं कि भैया देखो मेरा जो जीवन है ना वो ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है, और पूरे जो पीएलआर है उसके दौरान इन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में ही बताया, जिसका मैं पूरा विस्तार में बताऊँगा। लेकिन एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी बीमार होना शुरू हुए थे, जब पता भी नहीं लगा था कि उनको पैनक्रियाटिक कैंसर है, तो कह रहे पिताजी को कई बार ऐसे सपने आए कि कोई, मतलब कोई महिला जो कि बहुत ही विकृत, और मतलब जैसे एक प्रकार से जिनको चुड़ैल बोलते हैं या डाकन बोलते हैं, कह रहे इस प्रकार की फिगर वाली, जो कि अजीबो-गरीब जिसके दाँत हैं और जो कि बहुत ज़्यादा भूखी है। कह रहे मेरे पिताजी को कई बार सपना आया था कि वो आकर के जैसे उसी उनके पेट पर बैठ गई है, और अपने बड़े-बड़े नाखूनों से उसने अपना हाथ जो है वो उनके पेट में डालती है, और पेट में से कुछ फाड़ के खाती है वो। है ना? और जब भी पिताजी के साथ ये अनुभूति होती थी, तो वो फ्रीज़ हो जाते थे। वो उस चीज़ को अपने ऊपर से हटा नहीं पाते थे। तो कह रहे हैं कि पिताजी को कई बार ये सपना आया, उसके बाद पिताजी कुछ बीमार रहने लगे, चेकअप कराया तो पता लगा कैंसर है, और जब ये पता लगा तो उसके फिर कह रहे कुछ समय के बाद ही, मतलब कह रहे आगे की स्टेज का था, फिर कह रहे पिताजी चल बसे। तो कह रही हैं कि मैं जानना चाहती हूँ एक तो कि क्या ये पिताजी के या मेरे मन का वहम भी हो सकता है, या वाक़ई में उनके ऊपर कोई चीज़ भेज दी गई थी, या उनके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था? तो क्या इसका रहस्य है, और अगर भेजा तो फिर किसने भेजा? तो ये सब भी ये जानना चाहते थे। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें बताई अपने पीएलआर के माध्यम से। एक तो ये जानना चाहते थे कि इनका विवाह क्यों नहीं हुआ है, और कहाँ पे उसके अंदर अड़चन है। दूसरा इनके पिताजी के बारे में इन्होंने जानना था कि जो मेरे पिताजी हैं, भई उनकी मृत्यु हुई है। हालाँकि वैसे तो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनका कब पता लगता है, लेकिन फिर भी जो गाइड होते हैं उनसे गाइडेंस में पूछा जा सकता है। ये तो पूछा गया था इनके केस के अंदर। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जो इनके ऑफ़िस है जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे कलीग्स के साथ जो है इनका रिलेशन है काफ़ी, मतलब खराब भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, बट ये कहते हैं कि मेरे को ना पसंद नहीं करते हैं। मतलब आई एम नेवर पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, मुझे ऐसे अपने ग्रुप से एक्सक्लूड सा करके रखते हैं। और कह रहे हैं कि अगर मैं कोई पॉइंट रखूँगी तो जैसे जो मेरे कलीग्स होते हैं, उनके अंदर मुझे उनकी आँखों में ये नज़र आता है कि वो जैसे उनको मेरा प्रतिकार करना है, कोई उनको प्रोटेस्ट सा करना है, जैसे मेरे अगेंस्ट। तो कह रहे बुरा कोई इतना नहीं बोलता, मतलब इतना खुल कर के नहीं आते, लेकिन एक एनर्जी का क्लैश मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ मुझे फेस होता है। और ये कहते हैं कि इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ग्रोथ है, उसको बार-बार जो मेरे कलीग्स हैं वो रोक लेते हैं, मेरे प्रमोशंस नहीं होने देते, हमारे बॉसेस के कान भरते रहते हैं। तो कह रहे ओवरऑल जो वर्क में, कह रहे मैं काम सबके जितना ही करती हूँ, लेकिन एक ना फीडबैक भी होता है कि आपके आस-पास के लोग कैसा फ़ील करते हैं आपके बारे में। तो ये कहती हैं कि मेरे बारे में बहुत बुरा फीडबैक हमेशा जाता है मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से मेरी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। तो इसका भी ये रहस्य जानना चाहते थे कि भई मेरी ग्रोथ को मेरे कलीग्स क्यों रोकते हैं, या मैंने ऐसा क्या किया है जो ये लोग जो है मुझे पसंद नहीं करते। तो कलीग्स वाली प्रॉब्लम इन्होंने बताई, ये जानना चाहते थे। पिताजी के बारे में ये जानना चाहते थे, और फिर जो है अपने मैरिज के बारे में जानना चाहते थे। 3 चीज़ें ये,
फिर अब बताएंगे जो पूरी इन्होंने अपनी पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने बताया, और उसका भी जो रहस्य है ये अपने पीएलआर के माध्यम से जो है जानना चाहते थे। बात करते हैं दोस्तों इनके साथ हुई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में, या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अभी भी होती हैं। फिर उसके बाद जो है आपको बताएंगे कि अपने पूर्व के जीवन में इन्होंने क्या देखा, क्या अनुभूति हुई, क्या कनेक्शन निकल। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बताती हैं कि आज भी इनके साथ ये वाली चीज हो जाती है कि जब ये रात को सो रहे होते हैं, तो सोते-सोते कई बार इनको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे अपने बिस्तर से 20-25 सेंटीमीटर इनकी जो जैसे एक शरीर है ना, शरीर जैसे हवा में उठने लग जाता है। लेटे-लेटे शरीर हवा में उठने लग जाता है। जैसे बॉडी होती है ना, पैर होते हैं और मुँह होता है, उसके बीच में से कर्व सा बनने लग जाता है, सी बनने लग जाता है। जो इनकी कमर वाला एरिया है, वहाँ से इनका जो शरीर है ऊपर उठने लग जाता है, और इनको थोड़ी देर तो ऐसी भी कई बार अनुभूति होती है कि जैसे ये पूरी तरह से हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। ऊपर उठते 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 इतना ऊपर उठ जाता है कि हवा में ये फ्लोट करने लग जाते हैं। काफी देर इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज जकड़ लेती है इनको, ये फ्रीज हो जाते हैं और पूरी तरह से ऐसे एक पैरालिसिस की स्टेट को महसूस करते हैं। अच्छा, कई सारे लोग ना कंप्लेन करते हैं दोस्तों कि उनको स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि आपकी आपकी आंखें खुल जाती हैं, चेतना खुल जाती है, आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर आकर के बैठ गया है ना, भार फील होता है, आप हिल नहीं पाते। लेकिन इनके केस के अंदर इनको दिखाई देता है कि इनका शरीर हवा में फ्लोट, ऑलमोस्ट जैसे ऐसे उठ के फ्लोट कर रहा है, और हवा के अंदर ये पैरालाइज हो जाते हैं, और फिर अचानक से धड़ाम करके ये नीचे गिरते हैं, और फिर जो है इनकी जो नींद है वो थोड़ी देर के लिए खुल जाती है। थोड़ी फिर घबराहट होती है, फिर उठते हैं, फिर नाम जाप करते हैं। जैसे अब इस्कॉन के फॉलोअर हैं तो है ना, कन्हैया जी को याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, जो है अपना जाप करते हैं, माला अपनी फेरते हैं। फिर थोड़ा इनको लाइट फील होने लगता है, हल्का फील होने लगता है। उसके बाद फिर ये सोते हैं। तो कह रहे भैया बहुत बहुत बार ये जो ये प्रॉब्लम है इनके साथ हो जाती है। तो एक तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताई उन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि भैया एक ना बहुत ही ज्यादा क्रीपी एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं बताना चाहती हूँ। अब ये ना अपने जैसे कि रहते तो वैसे यूरोप में हैं, लेकिन जैसे अभी इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं वो सब जगह होते हैं, और कई बार क्या होता है कहीं कहीं पे कोई इवेंट होता है, कोई विशेष कहीं पर कोई स्थान होता है। तो कह रहे हैं कि ये एक बार जो है साउथ अमेरिका के एक किसी ऐसे ही इनके जो टेम्पल है, वो कहीं जंगलों में बहुत जैसे घनी जंगल में कहीं पर कोई बना हुआ है। एग्जैक्ट तो हमारे को नहीं पता कौन सा टेम्पल है, लेकिन उन्होंने पता बना हुआ है। और कह रहे हैं ये आज से 20-22 साल पुरानी बात है। तो ये कहते हैं कि उस समय पर भी जब वो जैसे टेम्पल था तो कुछ ऐसा था कि वैसे ना इसमें क्लैरिटी नहीं है कि वो इस्कॉन टेम्पल है या कोई और पुराना प्राचीन टेम्पल है, लेकिन साउथ अमेरिका के अंदर कहीं पर वो टेम्पल है। तो इन्होंने कहा कि भैया मैं वहां गई तो वहां पर क्या है कि जो टॉयलेट वगैरह होता है, तो कह रहे जब घूम रहे थे वो ना, कह रहे वो पीछे ना कहीं जंगल की तरफ अलग से बना हुआ बहुत पुराना मंदिर था, और कह रहे जंगल के अंदर कहीं पर बना हुआ था। तो कह रहे मैं वहां पर जैसे मैं टॉयलेट यूज कर रही थी, तो कह रहे मैं टॉयलेट यूज कर रही थी, तो उसका जो दरवाजा है ना, दरवाजा काफी बड़ा था, बंद किया हुआ था। और कह रहे बहुत ऊपर ऊंचाई पर, मतलब कह रहे इतनी ऊंचाई होगी, कम से कम 15 फुट ऊंचाई होगी। कह रहे वहां पर जैसे झरोखा था, होता नहीं है जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर ऐसे खुला स्पेस होता है, हवा वगैरह आने के लिए छोड़ा होता है, थोड़ा रोशनी के लिए छोड़ा होता है। कह रहे लगभग 15 या 20 फुट ऊपर था वो झरोखा। और कह रहे कि मैं जैसे यूज कर रही थी टॉयलेट, तो कह रहे करते करते ना एकदम से जैसे मेरी ना सांस अटक गई मेरी, क्योंकि कह रहे मुझे वहां पर ऐसा दिखाई दिया कि कोई आदमी है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और आंखें मेरे को एकदम लाल रंग की नजर आ रही थी। वो वहां से खड़ा होकर के मुझे देख रहा है बाथरूम के अंदर। कह रहे वो झांक रहा है उसके अंदर। तो कह रहे वो करते ही कह रहे जैसे मेरी ना सांस जैसे रुक जाती है ना, कह रहे ऐसा हुआ। और कह रहे मैं वो देखती रही देखती रही देखती रही उसको। और कह रहे एकदम से फिर मैंने ऐसा फील हुआ जैसे बाहर से ना किसी और की आवाज आई, ऐसा फील हुआ। तो कह रहे जैसे एक आप टकटकी लगा के देखते हो, तो एकदम जैसे आप इधर उधर देखा तो वो व्यक्ति जो है वो गायब हो गया। तो कह रहे पहले तो मुझे ये आया, एक तो डर गई थी। कह रहे लेकिन उसके बाद जब जैसे मैं हाथ वगैरह धोए, मैं पा रही, कह रहे एक बारी के लिए मेरे को लगा कि आई एम गोइंग टू कंप्लेन, कि भई ये लेडीज़ टॉयलेट है, कोई लेडी है और आदमी कोई ऐसे अंदर झाँक रहा है, कोई तरीका है ना? क्योंकि कह रहे थोड़ा मैं बाहर ही, मुझे लगा कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन कह रहे जब मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया 15 फुट का कोई आदमी होता है क्या?
और कह रहे हैं जब वो देख रहा था ना तो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी कोई सीढ़ी लगा करके जैसे कोई आकर के कुछ झांक रहा हो या किसी चीज के सहारे से लटका हुआ हो देख रहा हो। कह रहे पूरी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बंदा सीधा खड़ा हुआ है और सीधा खड़ा होकर के देख रहा है। तो कह रहे मुझे रियलाइज हुआ कि 15-20 फुट का आदमी तो होता नहीं है। तो कह रहे पूरी ना जैसे एक सरसरी सी मेरे अंदर छूट गई। कह रहे एकदम घबराहट और डर से मैं भर गई। और फिर कह रहे वो मैं वहां से चली। कह रहे फिर क्या है कि भैया मेरे को ना ये होता था कि ना मैं उस इंसिडेंस के बाद कह रहे वो चीज नहीं हुई है। अब कह रहे 20 साल हो गए इस चीज को हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा मेरे मन में ना एक प्रश्न रहता था कि वो जो आदमी था या वो जो आंखें हैं ना उनको मैंने कहीं देखा है और उन आंखों को मैं बहुत महसूस करती हूँ। बहन ने बताया कि जब ये पीएलआर कराना था ना तो कह रहे मुझे ना एक और किस्सा याद आ गया है और मुझे समझ में आया है कि ये आंखें वही आंखें हैं। इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जब भैया मैं केवल 6 वर्ष की आयु की छोटी बच्ची थी तब कह रहे मेरे जो स्कूल का टॉयलेट था मैं स्कूल का टॉयलेट यूज करने के लिए गई हुई थी। अब जैसे दोस्तों कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे कैबिनेट से बने होते हैं ना, अलग अलग क्यूबिकल टाइप बने होते हैं, ऊपर से वो खुले हुए होते हैं, है ना। पूरा आपकी बॉडी कवर हो जाती है, थोड़े से नीचे से पैर दिखते हैं वो वाली जगह होती है और ऊपर से पूरा वो खुला हुआ होता है ना। और कई सारे ऐसे कैबिनेट्स बने होते हैं। तो कह रहे जब मैं केवल 6 वर्ष की थी तो भी ऐसा मुझे दिखाई दिया था कि मैं बाथरूम में हूं और मैंने देखा और ऊपर से वही आंखें मुझे वहां से झांक रही थी। कह रहे आदमी है कोई, उसका चेहरा क्लियर नहीं है लेकिन आंखें, कह रही वही आंखें झांक रही थी। कह रहे एज अ 6 साल की बच्ची मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और फिर क्या हुआ, ये कहती है कि मेरी ही एक क्लासमेट की ना आवाज आई मुझे वहां पे। ये भी सिमिलैरिटी है कि किसी की आवाज आती है। कह रही मेरी क्लासमेट की आवाज आई कि तू क्या कर रही है। तो इन्होंने कहा कि भई शायद टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था। तो इनको ऐसा दिखाई दिया कि जैसे रोल करके किसी ने टॉयलेट पेपर नीचे से भेज दिया है और इन्होंने जैसे यूज़ किया और फिर वो गए। और कह रहे जब दोस्त की आवाज़ आई थी ना, तब जो है वो आँखें जैसे दिखना बंद हो गई थी और वो दोस्त की आवाज़ के ऊपर इन्होंने फ़ोकस कर दिया था, जो कोई और बच्ची थी, इनकी क्लास की फ्रेंड। लेकिन ये कहती हैं कि जब ये हुआ, तो कह रहे हैं फिर उसके बाद मैं क्लास में गई। क्लास में गई तो मैंने उस फ्रेंड को थैंक यू बोला कि भी मेरा तो टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था, तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, तो मुझे तो मिल गया वरना मैं तो बाथरूम में फंसी रह जाती। तो कह रहे हैं जो मेरी दोस्त थी उसने साफ मना कर दिया, वो मुकर गई कि मैंने तुम्हें कोई टॉयलेट पेपर नहीं दिया है, मैं थोड़ी आई थी बाथरूम में, मैं नहीं थी टॉयलेट में। तो कह रहे हैं मैंने उसको बहुत कन्विंस किया कि नहीं तुम आए, तुमने मेरा नाम लिया, फिर मैंने बताया, फिर मेरे को रोल करके ऐसे टॉयलेट पेपर आया मेरे पास, तो तुम नहीं तो थी। तो कह रहे मेरी फ्रेंड ने मानी ही नहीं ये बात। तो अब ये क्या हुआ, किसने दिया ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहती हैं कि वो जो 6 साल की उम्र में मुझे वहां से झांकती हुई जो आंखें नजर आई थी, ये वही आंखें हैं जो 20 वर्ष की आयु में मेरे को यहाँ पर साउथ अमेरिकन जो मंदिर के यहाँ पे किस्सा हुआ था, ये वही आंखें हैं। तो ये हुआ। फिर इन्होंने एक और जो है जैसे अ, बताया था अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। बॉडी हवा में उड़ जाती है वो बता दिया, ये दिखता है ये बता दिया। हाँ, फिर इन्होंने एक और किस्सा बताया, कह रही कि भैया मैं एक बार जो है टीवी के ऊपर कार्टून देख रही थी। कार्टून देखते देखते, कार्टून नहीं होते कि कार्टून्स के अंदर ही कुछ हॉरर सीन दिखा देते हैं, जैसे वो करेज द कावर्डली डॉग आता था। कह रहे इस प्रकार का कोई कार्टून मैं देख रही थी। कह रहे लेकिन देखते देखते ना अचानक से मुझे ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे चारों तरफ ना टीवी में से जैसे डार्कनेस चारों तरफ फैलती चली जा रही है और मैं डार्कनेस की एक दुनिया के अंदर चली गई हूं जैसे। कह रहे अचानक से सब गायब हो गया, टीवी गायब हो गया और ये हो गया। तो कह रहे जैसे बिल्कुल अंधकार हो, अंधकार की दुनिया में मैंने खुद को देखा। और अंधकार की दुनिया के अंदर जैसे वो आता है ना कि जैसे कुछ कोई जैसे पीछे से ऐसा फील होता है कि कोई हाथ है और हाथ जो है मुझे वो मुझे पकड़ लेना चाहते हैं, जैसे वो अपनी बाहों में हाथ मुझे समा लेना चाहते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। कह रहे भैया लिटरली, अब कह रहे मैं कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ हो तो बात अलग है, कह रही कार्टून देखते देखते इस प्रकार का वो हो गया। और कह रहे फिर शायद मेरी मम्मी ने आवाज लगाई या किसी ने आवाज लगाई। कह रहे जैसी मेरे को आवाज आई तो एकदम से वो सब गायब हो गया और दोबारा से मैं अपने कमरे के अंदर थी। तो बहन ने कहा कि भैया ये जो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो मेरे साथ होती आई हैं
और अभी भी ये जो बेड से मैं रात को हवा में उठ सी जाती हूँ, कह रहे भैया मैं इसका जो रहस्य है वो जानना चाहती हूँ, इसका मेरे पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है वो मैं जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जो है ये बहन प्राप्त कर पाई। तो प्यारे भाई और बहनों, इन बहन ने पूर्व के कौन से जन्मों को अनुभव किया, क्या इनकी अनुभूति हुई, उसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं शिवा द सुप्रीम सोल। फिर कई सारे हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना जो प्लान है उसको अपग्रेड किया है। पहले हीलिंग सर्कल के अंदर थे, अभी हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर हैं। इनके यूजर आईडीज हैं क्लोज फ्रेंड टू यू, फिर हैं विनिंग टूल्स, फिर एक और हमारे चैनल के यूजर हैं जिन्होंने हीलिंग सर्कल में ज्वाइन किया है अर्चना डैश G3C4C। और इसी प्रकार से हीलिंग सर्कल के अंदर हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर ज्वाइन करने वाले दो और नए मेंबर्स हैं। उनका नाम है राजकुमार कालो और जस्ट शुभ 21। दोस्तों अगर आप भी ये जो भाई बहन हैं इनकी तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव सेशंस हम यूट्यूब लाइव के माध्यम से हर महीने कंडक्ट कराते हैं उनका लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो हमारे ये जो वीडियो है इसके नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी जो चैनल की मेंबरशिप है उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए आने वाले जो 2 अपकमिंग सेशंस हैं उनका अपडेट हम सभी भाई बहनों के साथ जल्दी से शेयर कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो हीलिंग सर्कल प्लस है उसके अंदर महीने के अंदर 2 बार ग्रुप पीएलआर को आप अनुभव कर पाते हैं। उसके अलावा 3 से 4 अलग-अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस जो हैं उनको कंडक्ट कराया जाता है। तो इसी प्रकार का एक हिप्नोथेरेपी का सेशन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्ड कटिंग सेशन। कॉर्ड कटिंग सेशन क्या होता है, जिन लोगों के साथ आपके कड़े कार्मिक अकाउंट्स हैं जो कि एक तरह से पूरे चिपक जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे को छोड़ नहीं रहे होते और हम उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन व्यक्ति छोड़ ही नहीं रहा हमारे को। तो एक गहरी एनर्जी के लेवल पे पहले तो ध्यान कराया जाता है। आप वो गहरी ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, जो आपकी सोल कॉन्शियसनेस होती है, जो एस्ट्रल जो आपकी फॉर्म होती है, वो जो आपका एग्जिस्टेंस होता है, आपको उस स्थिति में लेकर के जाया जाता है। और आत्मिक तौर से जो दूसरी आत्माएं, ऐसी आत्माएं विशेष हैं जो कि आपकी शक्ति चूस रही हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रेन कर रही हैं, उनसे आपका जो कनेक्शन है उसको काटा जाता है। इसको बोलते हैं कॉर्ड कटिंग सेशन। हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं, कॉर्ड कटिंग सेशन के माध्यम से आपके जो रिश्ते हैं, परेशान करने वाले लोगों से रिश्ते नहीं सुधरते हैं, जो परेशान करने वाले लोग होते हैं वो आपसे दूर होने लग जाते हैं, है ना? तो कई भाई-बहन सोचते हैं कि भई दुश्मन दोस्त बन जाएगा, दुश्मन दोस्त नहीं बनता, दुश्मन आपका पीछा छोड़ता है। तो क्या एक ही सेशन में हो जाता है ये? नहीं, बार-बार कराना होता है, मतलब कि तो जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो ऑलमोस्ट हर महीने सेशन कराया जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि आप थोड़ा प्रभाव से उनके बाहर आते चले जाते हैं, है ना? तो जितनी बार हम कराते हैं उतने ज़्यादा फिर जो कॉर्ड्स हैं, जो कनेक्शंस हैं इन लोगों से हमारे कट होते चले जाते हैं। तो जितने भी हमारे चैनल के मेंबर्स हैं हीलिंग सर्कल प्लस में, वो सब जो कॉर्ड कटिंग सेशन है उसको अटेंड कर पाएंगे। इसको 25 फरवरी सुबह 8 बजे रखा गया है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। अगर कोई भाई या बहन डायरेक्टली 8 एएम इसको नहीं भी अटेंड कर पाए तो कुछ घंटों के लिए, अगले 4-5 घंटों के लिए इस सेशन का जो रिकॉर्डिंग है उसको यूट्यूब चैनल पे छोड़ा जाएगा। तो जो भी हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं वो उसको एक्सेस करके थोड़ी देर बाद भी वो कर पाएंगे, लेकिन वो केवल 4-5 घंटे के लिए छोड़ा जाएगा। उसके बाद फिर जो सेशन है आपको पता है फिर वो हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से ये तो उनके लिए हो गया जो हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर है। उसी प्रकार से सभी भाई बहनों के लिए, चाहे वो हीलिंग सर्कल के मेंबर है या हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर है, उनके लिए जो 28 फरवरी है, 28 यानी लास्ट डेट इस महीने का, 8:30 बजे रात को 8:30 PM टू 10 PM जो है ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कराया जाएगा। इसके अंदर चाहे आप हीलिंग सर्कल के मेंबर हो या हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर हो, सभी जो भाई बहन जो चैनल के मेंबर्स हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा
कि अगर आप इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आपको एक जॉइन बटन नज़र आ रहा होगा। डिपेंडिंग ऑन आपको कितने सेशन अटेंड करने हैं, अगर आप केवल एक ग्रुप पीएलआर को अनुभव करना चाहते हैं, तो हीलिंग सर्कल के अंदर आप जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप ये 5 से 6 अलग-अलग हिप्नोथेरेपी सेशंस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर एनरोल करना होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब इनको इनके पूर्व के जीवन के अंदर भेजा जाता है तो जो पहला जो जीवन है वो कैसा होता है। अच्छा, पहला जीवन बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि ये जो बहन है, इनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन जो मंदिर है या जो इस्कॉन जो संस्था है, उनके जो फाउंडिंग जो उनके मेंबर है, जो फाउंडिंग फादर हैं प्रभुपाद जी, उनको ही इन्होंने अपने जो स्पिरिट गाइड हैं उनके रूप में देखा और उनसे जो है शुभ आशीर्वाद और उनसे सारा गाइडेंस क्या इनको आगे करना है वो इन्होंने प्राप्त किया। तो जो पहला जीवन ये देखते हैं उसके अंदर दृश्य ऐसे आता है कि खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, नीचे घास है, पैरों में देखते हैं तो पैरों में लेदर के शूज इन्होंने पहने हुए हैं। लेदर के शूज के ऊपर लाल रंग की पैंट्स हैं, उसके ऊपर ऐसा नजर आता है जैसे क्रीम कलर का कोई ब्लाउज पहना हो। चेहरे में ध्यान लेकर के जाते हैं तो हाफ कट बाल हैं और शायद कोई रिबन बांधा हुआ है सर पे, ऐसा कुछ इन्होंने बांधा हुआ है। एक कन्या के रूप में खुद को देख रहे होते हैं जिसकी लगभग 21-22 वर्ष जिस कन्या की आयु है। ये कहते हैं कि मैं एवरेज लुकिंग लड़की हूं और मैं किसी जंगल के अंदर हूं और यहाँ पे मैं घूमने के लिए आई हूँ। मतलब इस प्रकार का जंगल है कि जहां पर लोग घूमने आते हैं। दिन का समय है, कई लोग घूमने के लिए आते हैं और फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है और मैं अकेली यहाँ पे घूम रही। तो काफी देर तक वहां घूमते हैं और रेलेवेंस पता करने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो फिर उनको बोला जाता है कि ठीक है, जहां आप रहते हैं वहां जाइए। तो जैसे ये बोला जाता है तो सीन थोड़ा चेंज होता है और इनको एक सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आती है, जो कि ये कहती है कि इट लुक्स लाइक अ पैलेस। पैलेस नहीं है लेकिन इट लुक्स लाइक अ पैलेस, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और कह रही है इस प्रकार की बिल्डिंग है जैसे पुराने जमाने में फ्रांस के अंदर घर होते थे, वैसा इन्होंने बताया कि भी वो पत्थर का बना होगा सिस्टम लेकिन लकड़ी का बहुत सारा काम होगा, इस प्रकार की कह रहे हैं पुराने टाइम का मेरे को घर नजर आता है। तो कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये बेल्जियम जो देश है और जो फ्रांस है, कह रहे आज का बेल्जियम और फ्रांस जो उसके बीच में कहीं की ये जगह है, कोई बहुत अमीर गांव है वहां पर है। तो कह रहे हैं कि पुराने जमाने का घर है लेकिन पैलेस टाइप है। और घर के अंदर फिर जैसे प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि जो फ्लोर है बहुत रिच फ्लोर है, सारा वुडन वर्क हो रखा है फ्लोर के अंदर। और ये ऐसा कहते हैं कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये 1764 के आसपास की कोई लाइफ है। लेकिन ये कहते हैं कि जो घर है, घर में बहुत अमीरी है ना, सब अच्छा है, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन घर के अंदर कहते हैं कि अपनापन नहीं। जब इस चीज को एक्सप्लोर किया जाता है तो घर के अंदर कौन लोग रहते हैं, क्या है, थोड़ा उनको इमर्ज कराने का प्रयास करते हैं तो ऐसा नजर आता है कि 4 लोग इनको जो है अपने आसपास महसूस होने लग जाते हैं। इनके अलावा एक इनको पुरुष नजर आते हैं और एक महिला, जो कि एक कपल हैं। पुरुष लगभग 34 वर्ष की आयु है, महिला है लगभग 30 वर्ष की आयु है और वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एक और इनको कन्या नजर आती है जो कि लगभग 21 वर्ष की आयु की है। ये 22-23 के हैं, वो 21 की है, तो 1-2 साल का फर्क है दोनों में। और एक और पुरुष नजर आता है जो कि लगभग 50 वर्ष की आयु का है, जो कि गार्डनर है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, आपका क्या पद है यहाँ पे, और ये लोग कौन हैं। तो ये ऐसा बताते हैं कि मैं यहाँ पर एक सर्वेंट हूं, एक नौकर हूं। मेरे अलावा जो 21 वर्ष की आयु की कन्या है वो भी सर्वेंट है और दूसरा जो व्यक्ति है वो भी गार्डनर है, वो भी मतलब सर्वेंट हो गया, और जो कपल है ये ओनर है यहाँ के। तो जब ओनर को देखने के लिए कहते हैं कि भाई कैसा रिश्ता है, क्या है, तो ये कहते हैं कि भाई नॉर्मल रिश्ता है, न्यूट्रल सा लग रहा है, भाई जैसे एक मालिक और नौकर का रिश्ता होता है वैसा है। बाकी कोई बदतमीजी नहीं करते, मतलब ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी, कोई जैसे क्या होता है अत्याचार बदतमीजी ये सब, कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम काम करते हैं, वो हमारे को तनख्वाह देते हैं। और कह रहे कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ। बार बार ही बोलते हैं अच्छा मर्जी से आई हूँ, तो उनसे पूछा जाता है मर्जी से आए होगा क्या मतलब है, कह रहे मतलब मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मर्जी से आई हूँ। तो इसमें कुछ बात होती है कि क्यों बार बार ये बात बोलने लग जाते हैं। बहरहाल बाकी लोगों से इनका रिलेशन देखा जाता है तो ये कहते हैं जो लड़की है वो भाई बहुत उससे भी मेरा अच्छा रिश्ता है।
इन लोगों को पहचानने का प्रयास किया जाता है। जैसे होता है ना कि आप हम एक एनर्जी से पहचान लेते हैं कि अभी के जीवन में कौन है। तो जो घर के मालिक हैं, वो अभी के जीवन में कोई महसूस नहीं होते। जो सर्वेंट लड़की है, वो महसूस होती है। वो सर्वेंट लड़की वही दोस्त है इनकी, जो स्कूल में किस्सा नहीं हुआ था, टॉयलेट पेपर वाला, टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था, उस लड़की की आवाज आई थी, टॉयलेट पेपर उसने दिया था, फिर बाद में वो मुकर गई थी कि मैंने तो नहीं दिया। उसी लड़की को इन्होंने देखा कि यहाँ पर वो उनकी दूसरी सर्वेंट है और इनकी बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों की बनती है। गार्डनर को भी अपने इस जीवन के अंदर ये पहचान नहीं पाए। अच्छा, तो फिर इनसे पूछा जाता है कि अच्छा, बार बार आप बोल रहे हो कि अपनी मर्जी से आए हो, तो तुम यहाँ पे आए क्यों, कैसे आए, उसके अंदर जाओ। तो जब ये बात पूछी जाती है तो फिर से दृश्य बदल जाता है, और ये एक महंगे पैलेस से अचानक से एक छोटे से घर के अंदर चले जाते हैं। इनकी आयु, इनको दिखता है कि कम हो गई है। 15 वर्ष की आयु का ये अपने आप को देखते हैं, और इनको दिखाई देता है कि इनके घर के अंदर इनके पेरेंट्स हैं, जो कि बहुत गरीब हैं, और ये अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी के जीवन के अंदर ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है। और अभी के जीवन में पिताजी तो पूरे हो गए, लेकिन माता जी की अभी भी सेवा कर रही हैं। तो पूर्व के जीवन में देखते हैं कि माता पिता गरीब हैं, छोटा घर है, बहुत गरीब भी नहीं है, मतलब भुखमरी नहीं है, लेकिन इट इज गरीबों का घर। तो कह रहे हैं कि मॉम डैड जो हैं मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और लेकिन मेरी बहुत केयर करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत गरीबी है, तो मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ा बिल्कुल भी नहीं पाए, यानी लिखना पढ़ना भी मैं नहीं सीख पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं कोई अच्छा काम या अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती हूँ। फिर ये कहती हैं कि मेरे मन में फ्री रहने की, फ्रीडम की बहुत बहुत इच्छा है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही आई कि यहाँ के जो ये बहुत बड़ी एस्टेट के मालिक हैं, इनको कोई घर में काम करने के लिए चाहिए था। तो कह रहे हैं मैं अपनी मम्मी पापा की परमिशन लेकर के वहां चली गई हूँ, मुझे थोड़ा आजाद भी रहना था। ठीक है, मम्मी पापा प्रेम करते हैं, लेकिन कह रहे मैं अपने हिसाब से भी जीना चाहती हूँ। तो अम, तो इनको ऐसा दिखाई देता है। तो फिर कह रहे हैं कि 15 वर्ष की आयु के अंदर मैं यहाँ पे काम करने के लिए आ गई थी। अब काम के अंदर ये खुद को बहुत डेडिकेटेड देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, यानी ओवर टाइम कर लिया और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, जिसकी वजह से मालिकों को और नौकर नहीं रखने पड़ते हैं। तो कई नौकरों का काम ये खुद कर लेती हैं, ऐसा इनको दिखाई देता है। और ये कहती हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमा करके अपने मम्मी पापा के लिए बेहतर सुविधाएं चाहती हूँ, और अपना जीवन बेहतर करना चाहती हूँ। फिर इनसे पूछा जाता है कि अच्छा, तो फिर आप उस टाइम में जाइए जब आपका विवाह हो गया था, भाई आगे आपका विवाह वगैरह हुआ होगा ना। अभी तो छोटे बच्चे हो, 15 साल के दिख रहे हो। फिर पहला जो सीन था उसमें 22-23 साल के थे। तो आगे कोई विवाह वगैरह हुआ? तो ये एकदम से ऐसे बोलती हैं, क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ में होते हो ना, तो वहां वाली पर्सनालिटी एक प्रकार से आपने टेक ओवर हो गई होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शादी मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना है। और ये कहते हैं कि ना मैं पूरी जिंदगी भर ना काम में बहुत डूबी रही हूँ। और ये बताते बताते जो क्लाइंट हैं उनको अपनी आयु जो है 45 से 50 वर्ष की महसूस होने लगी, और 45 से 50 वर्ष की आयु के अंदर भी वो कुंवारी ही हैं। तो कह रहे हैं पता नहीं बस कैसे मैं काम में इतनी उलझी थी, इतनी उलझी थी, मुझे पता ही नहीं लगा है कि कैसे मैं 50 साल की हो गई हूँ। और जो पेरेंट्स हैं उनको देखते हैं तो ये अभी पहचान नहीं पाते, लेकिन ये कहते हैं कि भाई अ, कि बस काम में मसरूफ रही। तो यहाँ पे जो है फिर इनसे ये भी जानने का प्रयास किया जाता है कि जो आपका जो जैसे वर्क था, आप इतना ज्यादा रुझे रहे थे, अभी के जीवन में भी आप जैसे वर्क में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कॉलीग्स वगैरह का इशू है, उससे रिलेटेड कुछ निकालने का प्रयास किया गया तो निकला नहीं। शादी क्यों नहीं हुई, या अभी की लाइफ से क्या शादी ना होने का कनेक्शन है, ये भी निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ खास कनेक्शन निकला नहीं। मतलब ऐसा इन्होंने कुछ अलग से नहीं किया इस वाली लाइफ में, जिसकी वजह से तब भी शादी नहीं हुई है। जैसे कुछ होता है ना कि आपसे कुछ पाप हो गया होगा, तो भाई इसलिए शादी नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया। लेकिन फिर भी सिमिलर पैटर्न जो आज की इनकी लाइफ के अंदर है, वही पैटर्न आज से 300 350 साल पहले जो इनकी लाइफ हुई, उसके अंदर भी वही पैटर्न जो है नजर आया। एक ये चीज यहाँ पे थी, पहले भी काम को लेकर के बहुत सीरियस थे, इस जीवन के अंदर भी कर्मठ बहुत है, काम को लेकर के बहुत सीरियस है। पिछले जीवन में कोई अड़चन पैदा करने वाला नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे तो काम ही छोटा मोटा था, है ना। तो तो ग्रोथ, अब एक हाउस हेल्प की क्या, कितनी ग्रोथ कर पाएगा जो व्यक्ति एज अ हाउस हेल्प काम कर रहा है ना। तो
तो ये इनको नज़र आया। तो और कोई भी जो चीज़ है वो नज़र नहीं आई, मतलब यही नज़र आता था कि हाँ ठीक है, भाई अकेली थी। अकेले ही कह रहे, वो कभी शादी हुई नहीं, कभी दिमाग में आया ही नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी किसी के साथ किसी प्रेम प्रसंग में ही नहीं आया कोई, वो कह रहे वो चीज़ ही नहीं थी लाइफ के अंदर, और उसी के साथ फिर जो जीवन है वो संपन्न हो गया होगा, मतलब समाप्त हो गया होगा। माता-पिता भी अमर तो थे नहीं, गरीब वो गुज़र गए होंगे। फिर कह रहे हैं मतलब ऐसा सही था। तो सिमिलर एक पैटर्न बस जो है, वो देखने में आया, है ना? अब दोस्तों क्यों उस जीवन के अंदर विवाह नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसका जो रहस्य है वो इनकी तीसरी लाइफ के अंदर छुपा हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये अपने काम वगैरह के अंदर इतने मसरूफ रहते हैं, काम को लेकर के इनकी इतनी प्रायोरिटी है या इतना इनका रुझान है, जिसकी वजह से एक शादी करके घर बसा लूंगी वो वाली जैसे एनर्जी ही नहीं है इनकी एज अ पर्सन। वो क्यों नहीं है, उसका एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी है। अभी उसके बारे में आगे फिर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि फिर जब प्रभुपाद जी के पास ये जाते हैं और वो बताते हैं कि कुछ खास निकला नहीं महाराज, तो महाराज कहते हैं कि बच्चे अभी और आपको देखना है, और पूर्व का जीवन जो उसमें आपको जाना है। तो उसके अंदर फिर जब ये जाते हैं तो इनको एक फिर दूसरी लाइफ के अंदर जो महाराज हैं वो भेज देते हैं इनको। तो ये देखते हैं कि लगभग 29 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप में ये अपने आप को देखते हैं, जो कि एक ऐसे स्थान पे रह रहा है जो कि जगह ना अस्त व्यस्त सी है। जैसे क्या होता है, भाई लोग कैसे होते हैं, पुरुष कैसे होते हैं कि अगर पुरुषों को अकेले रहना पड़ जाए ना, या अकेले हम रहते हैं तो कोई भी चीज ना ऑर्गेनाइज नहीं करते। जैसे बॉयज हॉस्टल होता है ना, तो पुराने जमाने का जैसे कोई बॉयज हॉस्टल हो, ऐसी फीलिंग आती है, कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है, कड़े कपड़े कहीं भी पड़े सब, है ना, इस प्रकार का घर है। घर के अंदर देखते हैं कि खुद 29 वर्ष की आयु के हैं, और घर में इनको एक पुत्र है, और पुत्र का ध्यान रखने वाली एक महिला है। लेकिन वो जो महिला है वो उसका बच्चे का तो ध्यान रखती है, लेकिन वो इनकी पत्नी नहीं है। आगे देखते हैं कि भी पत्नी का क्या हुआ, वो महिला से पूछते हैं आप कौन हो, तो वो कहती है कि मैं केयर टेकर हूं आपके बच्चे की। बच्चा शायद 7-8 वर्ष की आयु का बच्चा नजर आ रहा था। जो केयर टेकर है उससे पूछते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, तो वो बताती है कि जो आपकी पत्नी है वो चाइल्ड बर्थ में चल बसी। जब बच्चा वो हो रहा था उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहते हैं कि इस बच्चे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए तुमने मुझे हायर कर लिया। जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से मैंने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो उनको बोलते हैं कि इनसे पूछा जाता है कि भाई इससे कोई कनेक्शन आपको फील होता है भी, केयर टेकर है बच्चे का, माँ बन करके ध्यान रखे, तो इन्हें कोई कनेक्शन नहीं होता कि कह रहे नहीं, कह रहे मुझे तो बल्कि बहुत दूरी महसूस हो रही है कि ठीक है बच्चे को पालती है, उसका अपना काम है, मुझे मेरा काम करना होता है। अगेन काम को लेकर के ऑब्सेशन उसके अंदर वो ना, बच्चे को थोड़ा एनर्जी बच्चे की जज करते हैं। तो अभी के जीवन में इनके कजन है, उनकी एनर्जी इनको फील होती है कि वो जो कजन है पूर्व के इस जीवन का, वही पूर्व के जीवन में इनका बच्चा था, और इस जीवन में भी उस कजन से इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। केयर टेक करने वाली जो महिला है उसको कोई भी ये फील नहीं कर पाते। तो फिर इनसे बोला जाता है कि अच्छा आप बड़े काम को लेकर के बड़े सजग टाइप के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि भाई काम है, काम की कुछ एनर्जी इनको होती थी भी काम करना है। तो इनको भेजा जाता है कि अच्छा वहां जाओ जहां पे आप काम करते हो। तो इनको एक बड़ी एक अजीब सी जगह नजर आती है जहां पे कोई भी नहीं है, और ये अकेले खड़े हैं, और अकेले खड़े हैं और हाथ से कुछ चला रहे हैं, चक चक चक, ऐसा कहीं कोई तो जगह है जहां पे कुछ चला रहे हैं। और धीरे धीरे इनको ऐसा फील होता है कि कोई कस्टमर इनके पास आया है, और कस्टमर जो है उसको कुछ सामान चाहिए, और जब सामान ये उस कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि इनके हाथ में बहुत सारे मांस के टुकड़े हैं, जिसको किसी कपड़े के अंदर भर करके ये सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं। और जब ये देखते हैं तो इनको एकदम से रियलाइज होता है कि ये एक बूचड़ खाने के अंदर काम करते हैं, और एक प्रकार से ये एक बुचर है। तो जैसे ही ये चीज इनके सामने आती है, तो पीएलआर के दौरान ये जो बहनें बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती हैं, और बोलने लग जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं क्या देख रही हूं, नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर फिर इनको शांत किया जाता है कि अभी हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं करो, जो आ रहा है सामने उसको देखते चले जाओ। कई बार क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी मूवी हमारे सामने प्ले हो सकती है जिसके अंदर जो सीन हमारे सामने आ रहा है वो हमारे को पसंद नहीं, लेकिन एक मूवी जिसकी रिकॉर्डिंग पहले से हो चुकी है, उसके सीन को बदला नहीं जा सकता। हो सकता है कि किसी एक मूवी के अंदर हमारा विलन का किरदार हो, किसी के अंदर हीरो का किरदार हो,
लेकिन जो रील जैसी है ना, वो तो अपने आप इनके सामने वो हो रही, क्योंकि इनके लिए ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि भी मैं मांस काट के किसी को दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी ये इस्कॉन के फॉलोअर हैं, ये तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते। बताओ, एक प्रकार से विवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई शाकाहारी जीवन साथी नहीं मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को जब ये देखना पड़ जाए कि वो तो मांस का व्यापारी है और मांस बांट रहा है सब लोगों को, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, वो हम कमेंट की बात कर रहे थे ना, तो एक प्यारे भाई हैं, उनका जब उनका तो प्रॉक्सी पीएलआर हुआ था, तो उसके अंदर ऐसा नजर आया था कि कोई बहुत ही जैसे क्रूर या कोई बड़ा कोई भारत पे हमला करने वाला कोई व्यक्ति था, मुस्लिम था, कोई रूलर था, तो अफगानी था या मुगल था, उनमें से कोई था। तो ये उनके मेन सिपे सालार थे, जिन्होंने भारत में आकर के हमला किया और जैसे मंदिर शंदिर भी तोड़े और ऐसा कुछ किया होगा। हमें एग्जैक्ट केस नहीं पता, लेकिन वो भाई ने कई बार कमेंट कर दिया, तो हमारे को थोड़ा बहुत पता है कि भी ऐसा कुछ था। और आज वो राम भक्त है ना, और आज उनको ये है कि नहीं भाई, वो अब सनातन के लिए भी काफी एफर्ट डालते हैं। तो जब ये हुआ तब से वो काफी बेचैन है वो भाई, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा ऐसे होता है प्यारे भाई, या हमारी जो प्यारी बहन है जिनका केस सामने आया है, बहुत बार क्या होता है कि ना, देखो, जो हम लोग होते हैं ना, ये ना यात्रा ऐसी है कि जो माया है ना, या जो मायावी शक्तियां हैं, जो अधर्म जो अधर्मी शक्तियां होती है, ताकतें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ना हम पे हावी हो जाती हैं किसी किसी जन्म में, और वो हमारे को ऐसे पाथ पे ले जाती हैं जिसके अंदर हमसे विक्रम बहुत हो जाते हैं, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। क्योंकि देखो, जीवन के अंदर ना भटकन बहुत है लोगों के साथ, सबके साथ है। हर किसी की बहुत सारी महत्वाकांक्षा है, बहुत कुछ हम अचीव करना चाहते हैं। तो माया अपनी चकाचौंध हमारे को दिखा कर कई बार ऐसे रास्ते दिखाती है कि भाई यही ही तुम्हारे लिए वो है, और जिसकी वजह से हम किसी ना किसी गलत कार्य के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसमें एक ये भी चीज होती है कि आपका जन्म ही एक जगह पे हुआ, बचपन से आपको सिखाई ही एक चीज गई, अपनी बुद्धि डेवलप होते होते इंसान को टाइम लग जाता है। तो फिर अच्छा, अगर कुछ ऐसा बुरा कर दिया था तो फिर अच्छे में कैसे आगे। क्या होता है कि ऐसी ही कुछ लाइव्स होती हैं, जो पुण्य आत्माएं होती है ना, उनके साथ क्या होता है कि अगर वो किसी एक लाइफ में गलत हो भी जाते हैं ना, तो उनको ना रियलाइजेशन बहुत डीप होता है उस चीज का। जैसे अगर ये बूचड़ खाने के अंदर अगर बूचर हैं, तो उस जीवन के अंदर काम करना है, काम करना है, चारों तरफ लोग खाते ही मांस मच्छी हैं। अभी ये भी कोई ऐसी स्थान था जहां पे भी होता ही मांस मच्छी है, लोगों को पता ही नहीं कि आलू भी होता है, लोगों को पता ही नहीं कि सब्जियां क्या होती हैं, लोगों को पता ही नहीं कि पालक क्या होती है, दाल क्या होती है, पता ही नहीं उनको। उनको पता ही यही है कि जीव को मार के खाओ। उनके लिए तो जीव को वो पालना भी खेती है, उनके लिए फार्म है ना। उनको पता ही यही है। तो इस प्रकार का दृश्य सामने आया, लेकिन जरूर क्या, आपकी आत्मा के अंदर ना, एक आत्मा की अपनी क्वालिटी होती है, जिनके अंदर पुण्य होता है ना, वो पुण्य पुकारता है। और फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, उस जीवन के अंदर आगे चल करके बहुत रियलाइजेशन होता है व्यक्ति को, और उस रियलाइजेशन की वजह से, डीप रियलाइजेशन की वजह से व्यक्ति प्रण लेता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं आगे चल करके कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो आज जो इन ये वाली जो बहन है, जिनके जीवन में इनको इतनी तीव्र वो है कि भैया नहीं, सात्विक तो मतलब सात्विक, बचपन से ये सात्विक है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो ये जीवन इन्होंने ये वाला देखा, इसके अंदर जो गलत काम इनसे हुआ था, कुछ ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने बहुत रियलाइज कर लिया होगा इस चीज को, ये तो बहुत गलत हो गया। फिर उसके आगे के जन्मों में ऐसा नहीं किया होगा, या कई जन्मों तक कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, कुछ बहुत कैटास्ट्रॉफिक हुआ होगा, और इनकी आत्मा ने रियलाइज कर लिया होगा। अब एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर तो कुछ एक हमारे पास भी टाइम की लिमिटेशन होती है, तो बिल्कुल सब कुछ तो हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आज जो आप अच्छा करना चाहते हैं, आज जो आप धर्म के साथ हैं, आज जो आप पुण्य करना चाहते हैं, इसका एक कारण ये भी होता है कि उसकी तीव्र इच्छा इसलिए इतनी है, किसी जन्म में बहुत गलत हो गया था आपसे, आपके हाथ से, और फिर आपने रियलाइज किया कि नहीं भाई ये तो गलत है, मैं भोलेनाथ मुझे मौका दीजिए सुधारने का, जीवन तो भोलेनाथ ने मौका दे दिया है सुधारने का, है ना। तो क्या हुआ था, उसके अंदर ज्यादा अपने आप को तंग नहीं करना है। आज जो आप अच्छा कर रहे हो, आज के पुण्य को, आज के अच्छे को बढ़ाते चले जाना है। पाप एक ऐसी चीज है, इस धरती पे जो आया ना, कोई भी इससे अछूता नहीं है, सबने पाप कर रखे हैं ना। तो पाप कर रखे हैं, हमें रियलाइज हो गया, ठीक है, पता भी होना चाहिए। लेकिन अब मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, मैं इसमें नहीं पढ़ना, सब लोग पापी हैं। अभी प्रायश्चित, पुरुषार्थ और पुण्य, इसके अंदर हमारे को लगे रहना है, बस ये संकल्प लेना है आप लोग। ठीक है जी। तो फिर ये बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं काटती हूं जानवरों को, पहले से जानवरों को मारने वाला बुचर कोई और है, मेरे पास तो मरे हुए जानवर आते हैं, मैं उनके पीसेस करके दूसरों को देती हूँ।
है ना? ये भी जैसे एक अपने अंदर की आत्मा मान नहीं रही होती ना, तो चलो कोई नहीं, तो ये ऐसे बोलते हैं और होगा भी शायद ऐसे, है ना? होता है कि मेन बुचर अलग होता है, पशुओं को ऐसे निर्मम हत्या करने के लिए भी एक अलग ही जिगरा चाहिए, तो शायद ये नहीं करते होंगे। लेकिन इनको जो है दिखाई देता है कि ये जो जीवन है, इसके अंदर लगभग 14 वर्षों से ये इस बूचड़ खाने में काम कर रहे हैं और इनका नाम एंड्रयू है और ये भी कोई यूरोप में कोई जगह है। लेकिन कुछ ऐसा है कि इस स्थान पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पशुओं की हत्या के विरोध में खड़े हुए हैं। इनको ऐसा नजर आता है कि जो इनका बूचड़ खाना है, उसके बाहर कई सारे ऐसे लोग हैं जो आकर के धरना देते हैं कि ये बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। और इनको ऐसा नजर आता है कि जो इनका विरोध करने वाले लोग हैं ना, जो कि आते हैं और बूचड़ खाने बार बार, ये कई ऐसे लोग हैं जो मैसेज फैला रहे हैं इस चीज का कि ये चीज गलत है, हमें शाकाहारी ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। इस चीज का प्रचार चल रहा है वहां पे। तो जो लोग इस चीज का प्रचार करने वाले लोग हैं वहां पे, जब ये उनको देखते हैं, जो कि इनके और इनका जो साथी है या जो इनकी कंपनी है, उसके जो अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं, उनको देखते हैं, तो इनको रियलाइज होता है कि आज के जो इनके कॉलीग्स हैं, जो कि थोड़ा इनको कम पसंद करते हैं या थोड़ा अपने ग्रुप का पार्ट इनको नहीं बनने देते या इनकी जो ग्रोथ है उसके अंदर अड़चन पैदा करते हैं, उन्हीं कॉलीग्स को इन्होंने देखा कि वो लोग जो बूचड़ खाने हैं या जो जो जानवरों की निर्मम हत्या होती थी, उसके अगेंस्ट में वो लोग खड़े होते थे। और कहीं ना कहीं आज जब ये वापस उन लोगों के साथ हैं किसी दूसरे रूप के अंदर, तो एक आत्मा को, एनर्जी को, दूसरी जो आत्मा है वो एक जैसे पहचान सा लेती है ना? उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्यों इनके विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पूर्व के जीवन में जो ये काम करते थे, वो लोग उसके अगेंस्ट में थे। पर्सनल एज सच कोई ग्रज नहीं है उनको, लेकिन भाई इनके काम की वजह से इनके अगेंस्ट में थे। तो आज भी जो है वो कुछ वही अगेंस्ट में रहने वाली एनर्जी जो है उन लोगों की कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, बाकी फिर एक ये चीज आती है कि अच्छा, फिर दोबारा विवाह किया था भाई इस जीवन के अंदर, तो ऐसा इनको नजर आता है कि नहीं, जो इनकी पहली पत्नी थी, उनकी मृत्यु के बाद ये बहुत ज्यादा सैड हो गए थे और ये काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, जिसकी वजह से कभी इनको समय, फिर वही कहानी आ गई, काम में बहुत बिजी रहते थे, जिसकी वजह से कभी इनको समय ही नहीं मिला। और फिर आगे चल करके इनको ऐसा दिखाई देता है कि जिस समय पर इनकी मृत्यु हुई है, तो ये पूरी तरह से अकेले हैं। इनसे पूछा जाता है कि भाई आपके बेटे का क्या हुआ, बेटा भी तो था ना एक, वो जो बच्चा था। तो इनको ऐसा नजर आता है कि जो बेटा है ना, उसको, उसके जीवन में ना कोई लड़की आई थी और जैसे ही उसके जीवन में लड़की आई थी, वो इनको छोड़ करके चला गया। तो इनसे पूछा छोड़ के चला गया था तो बात नहीं करता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुझसे कोई बात नहीं करता है, उसको मुझसे कोई भी अटैचमेंट नहीं है। क्यों अटैचमेंट नहीं है? कह रहे अटैचमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कभी मैंने उसको समय नहीं दिया। ये कहते हैं कि भी मैंने ना पैसा कमाने पे फोकस किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। मैं पैसा कमाता था, केयर टेकर को पैसे देता था, केयर टेकर उसका ध्यान रखती थी। और कह रहे फिर वो केयर टेकर थी, वो कोई उसकी माँ तो थी नहीं, तो वो भी अपने जो हाउस चोर्स होते हैं, मतलब सारे जो घर के जो काम होते हैं वो करती थी, रोटी देती थी, कपड़े धोती थी, है ना? और बस काम किया, मतलब इसका काम किया और निकल गया। लेकिन जो एक अपनापन देना होता है और ये सब, कह रहे ये ना तो मैंने दिया, ना केयर टेकर से उसको मिला, मैं तो पैसे कमा करके बस पैसे देता रहा, है ना? जिसकी वजह से बच्चे और मेरे बीच में कभी बॉन्ड ही नहीं बना। तो जैसे ही मेरे बच्चे की लाइफ के अंदर एक ऐसी कन्या आई जो कि जिससे उसको प्रेम मिला, तो कह रहे वो उसके साथ चला गया। और कह रहे मेरे लड़के ने मुझसे जैसे कोई, फिर उसके बाद कह रहे कोई उसको दुश्मनी नहीं है, कह रहे लेकिन कोई खास उसने मुझसे रिश्ता रखा है। तो मृत्यु के टाइम पे मैं अकेला ही हूँ। लगभग 80 वर्ष की मेरी आयु है जब मेरी जो मृत्यु है वो हो रही है। ऐसा इनको दिखाई देता है। एक बार फिर से एक ऐसा जीवन दिखाई देता है जिसके अंदर पूरी तरह से अकेले हैं, है ना? कोई साथी नहीं है, अकेले हैं। और दूसरा क्या? काम, काम करना है, काम करना है, काम करना है। उसके अंदर जैसे उलझे हुए हैं, बुद्धि जैसे उस चीज के अंदर फंसी हुई है। इस प्रकार का जीवन फिर जो है दिखाई दिया। और अ, ये इस वाले जीवन के अंदर समझ में आया कि जो वर्क प्लेस के अंदर इनको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहां पर वही लोग हैं जो कि इनको गलत काम करने से रोकते थे, आज भी वो इनको रोक रहे हैं। दूसरा, जब ये प्रभुपाद जी के पास गए, तो उसका पूरा, ये प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, जब आप जीव हत्या करते हो, ठीक है, तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है ब्रह्मांड में फैलती है। और जो जीव जंतु होते हैं वो भी आपको बहुत सारी प्रकार की, जैसे उनसे आपको बद्दुआएं मिलती हैं, क्योंकि आप उनके प्राण लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, और आपको तो काम है
उनको मारना, है ना? किसी के जीव जंतु को खाने की स्पीड से 100 गुना ज्यादा स्पीड होती है उस व्यक्ति की जिसका काम है जीव जंतुओं को मारना, है ना? तो एक उसका भी भार जो है आपके जीवन के ऊपर है। इसको बोलते हैं दोस्तों चमड़े का व्यापार करने से ना, तो आता है जी। देखिए क्या होता है, कई सारे लोग हम देखते हैं कि आज भी इस प्रकार का काम करते ही हैं, और दूसरे और नशे पत्ते करना या नशे पत्ते बेचना, इस प्रकार के जुए के अड्डे चलाना, इस प्रकार के कार्य करना जिससे कि दूसरे जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो नेगेटिविटी की तरफ जाए, डाउन वाइब्रेशन के अंदर जाए, गलत चीजों की तरफ जाए, करते हैं। लेकिन हमारे को दिखाई देता है कि नहीं भी उनकी तो जिंदगी ठीक चल रही है। इसमें ना दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे को ना कितना धन है उनके पास, और उससे उन्होंने क्या चीजें उन्होंने खरीद रखी हैं। एक तो ना हमारा एंगल ना यही होता है, हम उसके हिसाब से ही देखना हम देखते हैं कि भी जीवन अच्छा है। लेकिन जो 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 भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, जो दूसरों को आत्मिक तौर पे अस्थिर करने का कार्य होता है या गिराने का कार्य होता है, अगर आप उन लोगों की आत्मिक स्थिति देखेंगे, उनका आप स्वभाव संस्कार देखेंगे, उनके अपने घर का माहौल देखेंगे, आपको हमेशा दिखाई देगा कि अहंकार से, क्रोध से, आपसी कॉन्फ्लिक्ट से ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनका जो जीवन होता है, वो भरा हुआ होता है। तो एक भौतिक सुविधा आपको लग रही है कि भाई गाड़ी महंगी है, लेकिन उस गाड़ी में बैठने वाले लोगों की आपस में बनती ही नहीं, आपस में कलेश होते रहते हैं, एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर पाते, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो एक तो उसका फायदा नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि कुछ लोग वो भी अचीव कर लेते हैं। ये इस प्रकार की आत्माएं होती हैं जिनके पास ना पूर्व के जीवन का ना भाग्य बहुत ज्यादा होता है। तो जिनके पास ना भाग्य अभी बहुत ज्यादा होता है किसी कारण की वजह से, वो एक ये भी होता है कि कुछ लोग नई आत्माएं होती हैं जिनके पास भाग्य ज्यादा होता है। उनका क्या होता है कि भाग्य इस तरह का जो पाप है उसको कैंसल तो नहीं कर सकता, लेकिन जब उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा होता है तो भाग्य क्या है, आपको ना आगे बढ़ा देता है, डिले कर देता है उस चीज को। ठीक है? तो अभी आपको दिख नहीं रहा प्रभाव, लेकिन जब अगर किसी के साथ, अगर किसी भी जीव, किसी भी जंतु, प्रकृति के साथ, दूसरे लोगों के साथ अगर ऐसा कार्य किया है किसी आत्मा ने, जिससे उनको दुख मिला है, जिससे दूसरों के प्राण गए हैं, तो आप भाग करके अभी थोड़ा तेजी से आगे जितना मर्जी आप भाग लो, लेकिन वो ना पीछे-पीछे उनसे आई हुई जो बददुआएँ हैं या जो नेगेटिविटी है वो आपको चेज़ कर ही रही होती है ना? तो कभी ना कभी वो जो है वो कैच अप कर लेती है ना? तो इसीलिए जब भी आप कभी अच्छा काम करने के बारे में सोचें, अपने जीवन को सात्विक बनाने के बारे में सोचें, तो कभी भी अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना जो कि गलत काम कर रहे हैं। उनको अपने जीवन के अंदर एग्जाम्पल नहीं बनाना, क्योंकि आना उनके सामने भी है ना? तो अभी का उनसे कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी? तो इसलिए हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी हमारे को अच्छे की तरफ ही हमारे को फोकस करना है। तो ये शुभ संदेश जो है प्रभुपाद जी ने दिया इनको। और फिर जो है आगे पूछा गया कि भाई, महाराज से पूछा गया कि भाई इतनी सारी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसका क्या रहस्य है महाराज? और विवाह होगा नहीं होगा, थोड़ा इस पे क्लैरिटी करो। और ये जो इतने सारे जीवन दिख रहे हैं, तो किसी में भी विवाह या तो हो नहीं रहा है, या फिर हो रहा है तो फिर वो तो चाइल्ड बर्थ में ही वाइफ मर गई, मतलब एक दो साल ही रही होंगी साथ में, उनकी मृत्यु होगी, तो फिर पार्टनर का सुख तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्यों हो रहा है ये पूछा गया। तो एक तीसरा जीवन जो है प्रभुपाद जी ने जो है देखने में इनकी सहायता करी, और जिसकी माध्यम से फिर सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी और इन सब के भी जो प्रश्न है उनके उत्तर फिर इनको मिल गए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिर ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं या फिर ये हैं, इससे जुड़ा हुआ पास्ट लाइफ का क्या चीज जो है सामने आई। वैसे तो जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने इनको ये बताया कि बच्चे, ये कोई एक ऐसी चीज है जिसका भार बहुत ज्यादा है तुम्हारे ऊपर, और ये जो चीज है बहुत ज्यादा प्राचीन है, बहुत पुरानी है ये शक्ति, जो कि तुम्हारे जीवन के ऊपर हावी है। और यही जो शक्ति है, यही कारण है कि तुम इतने सारे जन्मों के अंदर हमेशा अकेली रहती हो, तुम्हें पता नहीं है इस चीज के बारे में, है ना? और ये बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ अटैच्ड है, जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ चल रही है। तो वो एनर्जी क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है, तो इनको ऐसा जो है दृश्य दिखते हैं, जिसके अंदर इनको पता लगता है कि एक बहुत पुराने समय के अंदर ये एक रानी थी, और इनके जो पति थे, जो राजा थे, वो उनसे बहुत बहुत प्रेम करते थे। तो ये राजा रानी थे किसी उसके, और जिस स्थान के ये राजा रानी थे वो ना कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था। राज्य था, ना तो बहुत छोटा था ना बहुत बड़ा था, कुछ मीडियोकर लेवल जो है कोई राज्य था जिसके ये लोग राजा रानी थे।
अब उस राज्य के ऊपर अचानक से बाहर से किसी बड़े राजा ने हमला कर दिया था। तो जिस राजा ने हमला किया था, तो उससे युद्ध करने के लिए जो है इनका राजा चला गया। अब जो राजा है, उनके साथ ना इनका बहुत पुराना नहीं था, ये एक ही रानी थे उनके, और बहुत मतलब प्रेम होता ना, बहुत प्रेम था उनको इनसे। और जब आक्रमण हो जाएगा तो राजा को अपनी टेरिटरी को तो प्रोटेक्ट करना ही है, तो राजा को तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वो युद्ध करने के लिए जो राजा गया, तो वो राजा कभी वापस नहीं आया। और ऐसा था कि उसने युद्ध किया, बहुत फियर्स था, बहुत टैलेंटेड था, बहुत अच्छा था वो युद्ध कला के अंदर। लेकिन क्योंकि राज्य छोटा था तो उसकी सेना छोटी थी, तो सामने वाला राजा ने जो है उसको मार दिया था। और जिस समय पर इनके जो पति थे उस जीवन के अंदर, जो राजा को मारा जा रहा था, उस समय मृत्यु के समय वो अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे थे। मृत्यु के समय में वो ये सोच रहे थे कि जो मेरी रानी है, जो महल में अकेली रह गई है, उसके साथ क्या होगा, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि एक ये चीज भी होती है ना कि भाई जिस राजा को मार दिया तो फिर उसके फिर जो परिवार होता है उनके साथ बहुत बुरा होता है, महिलाओं के साथ बहुत बुरा होता है। तो वो जो राजा मर रहा था, तो वो पूरी तरह से इनके बारे में सोच रहा था कि जो मेरी रानी है उनका क्या होगा। तो ऐसे ये चीज सामने आती है कि जो इनको सोल नजर आती है, या जो सोल इनको रात को ऐसे उठा भी देती है, या जिसकी आंखें इनको नजर आई, ये सब एक ही आत्मा है। एक पुरुष है जिनकी आत्मा है, जो कि उस जीवन में इनके पति थे, राजा थे, वो इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो इनके जीवन के अंदर कोई भी दूसरा जीवन साथी इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो एक ऐसा असर पैदा करके रखते हैं इनके माइंड के अंदर कि इनको कोई दूसरा व्यक्ति पसंद ही ना आए। वो एक ऐसा असर पैदा करके रखते हैं कि ये काम के अंदर और चीजों के अंदर उलझे रहें, इनको विवाह करने का संकल्प ही ना आए, क्योंकि वो इनके साथ रहते हैं और वो ही इनको जो है अपनी पत्नी या अपना जो पार्टनर है मान करके चलते हैं कि ये मेरी पार्टनर है, ये किसी और की पार्टनर हो नहीं सकती। और अगर पार्टनर हो गई तो इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी कि फिर वो जो इनका जो भी पार्टनर बनेगा वो जल्द ही जो है वो आ, उसके जैसे जैसे ये बुचर वाली लाइफ के अंदर जो प्राण है उनके चले गए थे। तो वो जो सोल है वो इस तरह का असर पैदा करके रख रही है, जिसकी वजह से इनका विवाह नहीं हो रहा है। एक और चीज हुई थी जब ये प्रभुपाद जी के साथ थे, तो ये वाली लाइफ ना पूरी ऐसी नहीं दिखी, तो बस ऐसे झलक आई और उन्होंने बताया। जैसे ही उनसे पूछा गया था कि क्या इनका भी विवाह होगा, तो जैसे ही ये प्रश्न पूछा, तो अचानक से ये बोलने लगे, नहीं, नहीं, नो, नो। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई दूसरी सोल बहुत ज्यादा हमसे अटैच्ड होती है ना, उनका बहुत कंट्रोल होता है हमारे ऊपर। और ऐसे में एक चीज का बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि जो हमारे को विचार आ रहे हैं ना, बहुत सारे विचार एक्चुअली ना वो दे रहे होते हैं हमारे। तो जब एकदम से जो नो आने वाले विचार थे, ये एक्चुअली में इनके विचार नहीं थे। वो जो सोल इनके साथ अटैच्ड है, वो कह रही थी कि नहीं नहीं, कैसे होगी शादी, नहीं, नहीं, नहीं। वो ही इनको वो विचार दे रहे थे, है ना। तो अब बात क्या है कि देखिए इनका ना जो जीवन है, जनरली किसी के ऊपर प्रेत बाधा होती है तो कैसे वो एकदम पगलाए से होते हैं या एकदम ही अस्त व्यस्त होता है, उनका दिमाग नहीं चलता, उनको समझ में नहीं आता। ऐसा इनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि जो सोल इनके साथ है दरअसल वो इनसे प्रेम करती है। तो उसने इनको अपने इन्फ्लुएंस में भी लिया हुआ है, लेकिन वो इनको कोई बर्बाद तो करना चाहती नहीं है ना। वो इनके साथ रहना चाहती है। इनके साथ रहने के लिए आसपास की चीजों से या लोगों से जो अगर कुछ थोड़ा एनर्जी डिस्टर्ब रहते हैं, ताकि ये दूसरों से कनेक्ट ना करें, है ना। कॉलीग्स के साथ भी जो डिस्कनेक्ट है, उसके अंदर भी, उस एनर्जी के अंदर भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है उनका, कि भी कॉलीग से साथ भी अगर यारी दोस्ती होगी तो कोई हो सकता है कि पार्टनर बनने का किसी का चांस बन जाए। तो इस तरह की जो सोल होती है वो आपको वैसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोह में है आपके साथ, उसके चलते आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करके रखती हैं, कुछ चीजें डिस्टर्ब करके रखती हैं आपकी लाइफ की। अब कुछ फिर ऐसा भी होता है कि देखो दोस्तों, प्रेत बन के घूमना ना आसान नहीं है। कोई अगर प्रेत योनि में 600-700 सालों से घूम रहा है, वो कितना भी प्रयास करे, वो ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, उनका वाइब्रेशन बहुत डाउन हो जाता है। अब जिसका जैसा वाइब्रेशन होता है ना, वो वैसी ही एनर्जी रेडिएट करते हैं। वो अच्छा करना भी चाहें, जैसे मान लीजिए मेरे अपने घर में कोई परिवार का सदस्य है जो डिप्रेशन के अंदर है, वो मेरा अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसकी बातें तो डिप्रेसिंग ही होंगी ना, वो चाह करके भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो वही ऐसे ही केस होता है इस प्रकार की सोल्स के साथ कि वो चाह करके भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा शांत कराया गया उनको और फिर प्रभुपाद महाराज से दोबारा पूछा गया कि महाराज क्या विवाह होगा। तो महाराज ने कहा कि विवाह होगा, लेकिन विवाह तब होगा जब ये जो बच्चा है
ये मुक्त हो जाएगा, तो इस बच्चे को मुक्त कराने के लिए आपको जो है पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। उनको बोला कि हरि नाम की आवश्यकता रियलाइज, हाँ जी। तो हाँ, तो ये भी फिर बाबा ने जो प्रभुपाद जी उन्होंने क्लैरिटी दी थी कि वो आप जैसे बूचड़ खाने में भी आप थे तो आपने रियलाइज किया था, इसीलिए आप इतने ज्यादा कट्टर वेजिटेरियन हो इस वाले लाइफ के अंदर, है ना? तो आ, हाँ जी। अच्छा, एक और फिर उनसे पूछा गया कि महाराज कैसे होगा? तो इनके इस केस के अंदर जो है, जो महाराज हैं, उनसे ये आया एडवाइस कि आपको बाहर से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। बाहर से हेल्प लेनी पड़ेगी बेसिकली का मतलब ये है कि देखो दोस्तों, कुछ चीजें होती है ना वो बहुत पुरानी है। अब देखो नाम जाप तो ये कर ही रहे हैं बहुत लंबे समय से, है ना? तो खुद अगर कर पाते तो काफी कुछ ये कर पाते हैं रिजॉल्व, है ना? तो अब ये कोई लड़ने वाली आत्मा भी नहीं है, लड़ भी नहीं रही है इनके साथ। तो एक प्रकार से कुछ ऐसा है कि इनके साथ प्रेम में इतनी ज्यादा है कि ये मनाएंगे ना उसको तो ये वो मानेगी नहीं। तो प्रभुपाद महाराज ने कहा कि आप अपना जो ये हरि नाम का जो जाप है आपको करते रहना है, लेकिन इस बच्ची को मुक्त कराने के लिए आपको आउटसाइड हेल्प की आवश्यकता है, जिसके अंदर एक चीज का रिकमेंडेशन ये आया कि इनको आकाशिक हीलिंग इनको करानी है। आकाशिक हीलिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि दूसरा हीलर आपके बिहाफ पे इन एनर्जी से कनेक्ट करता है, आपके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और वो उनको कन्विंस करते हैं कि भैया अब आपको जाना चाहिए या आगे की यात्रा पे जाना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि जब ये बच्चा चला जाएगा तो उन्होंने कहा आपको हरि नाम का जप अपने लेवल पे करते रहना है, अपना पुरुषार्थ करते रहो, बाकी आउटसाइड हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके अंदर अब हम लोग के पास तो ये आकाशिक रीडिंग का ये होता है, तो वैसा ही फिर इनको रेकमेंड किया गया कि आप आकाशिक रीडिंग एंड हीलिंग का जो सेशन है उसको कराइए, और हो सकता है एक बार से ज्यादा जो इनको कराना पड़े। तो उसमें कैसे होता है, जैसे जैसे रिलीज होती जाती है चीज ना, वैसे वैसे क्लाइंट को खुद ही फील होने लग जाता है कि हाँ जी हो रहा है। तो एक तो ये कराया। दूसरा, प्रभुपाद महाराज ने कुछ और प्रश्नों के भी उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि बच्चे और भी इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। जैसे उन्होंने बताया कि आपके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु उन्होंने कहा कि ब्लैक मैजिक से ही हुई। प्रभुपाद महाराज ने ये भी क्लैरिटी दी कि ये जो बच्चा है जो आपके साथ अटैच्ड है, इसका आपके पिता की मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है, इसने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इनके पिताजी के एक स्टेप ब्रदर है, वो और उनकी फैमिली से इनके पिताजी का बड़ा कड़ा कार्मिक अकाउंट है, तो वो काफी जेलस रहते हैं आप लोगों से। उन्होंने अलग से कुछ ब्लैक मैजिक कराया था, जिसके चलते जो पिताजी हैं वो गए हैं। एक तो ये महाराज ने क्लैरिटी दी इनको। और दूसरा उन्होंने बताया कि एक और कोई व्यक्ति है जिसके बारे में इनको नहीं पता था, वो भी जो है यही जो संस्था है इनका फॉलोअर है, इनका गुरु भाई लगता है वो, लेकिन उसको कुछ जेलसी है अंदर से ना। अब देखो दोस्तों, संस्था बहुत अच्छी होती है, जो बड़े हैं वो तो हमारे को अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में तो कमी कमजोरियां होती हैं ना। तो ऐसी कमी कमजोरी वाला एक कोई इनका गुरु भाई है, जिसको इनकी जो प्रगति है, जितना ये नाम जाप कर लेते हैं, उससे उसको अंदर जेलसी है। तो उसके पास क्या है कि वो अलग से कुछ नहीं कराता, लेकिन उसके अंदर ना, जैसे वो पूर्व जन्मों में भी साधक वगैरह रहा है, तो उसके नेगेटिव थॉट्स चलते हैं इनके प्रति नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो उसका भी प्रभाव इनके ऊपर आता है। तो महाराज ने कहा कि वो जो बच्चा है, मन ही मन में आप कुछ उसको शांति, कुछ उसके लिए आप अच्छा, कुछ उस बच्चे के लिए भी आप थोड़ा नाम जाप किया करो कि भाई जो भी मुझसे गलती हुई है, जो भी ये नेगेटिविटी ये बच्चा मेरे प्रति वो कर रहा है, तो जो है वो ये ना करे, उसके लिए शुभ भावना रखो अपने मन में। उन्होंने दिखाया कौन है, उसके प्रति शुभ भावना रखने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि आप रखोगे और उसको थोड़ा सा वो भेजोगे अपनी तरफ से वाइब्रेशन, तो उसके अंदर की जो नेगेटिविटी आपके प्रति वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये सभी प्रकार की जो क्लैरिटी है इनको मिली दोस्तों। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं ये भी पता लगा। फिर विवाह क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका उसने असर डाल रखा है इनके ऊपर, है ना? और थोड़ा फिर ये बहुत काम करना है, इसके पैटर्न में थोड़े लॉक भी हैं। कॉलीग से क्या इश्यूज हैं उसके बारे में पता लग गया, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में पता लग गया। ग्रो क्यों नहीं कर रहे, ग्रो का भी आंसर मिल गया कि भाई एक तो बददुआएं बहुत हैं, बूचड़ खाना चलाते थे, दूसरा फिर दूसरे लोगों की एनर्जी, है ना? तो अपने सभी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, जैसे कि हमने कहा प्यारे भाई और बहनों, प्राप्त कर पाए। और विवाह का जो प्रश्न है, विवाह पे महाराज ने ये भी बोला कि विवाह होगा, लेकिन अभी 2-3 वर्ष लगेंगे। ये बच्चा जब मुक्त हो जाएगा तभी हो पाएगा। और बच्चे को मुक्त करने के लिए भी उन्होंने बताया, अपना इनका पुरुषार्थ बताया,
और थोड़ी आउटसाइड हेल्प भी इनको लेनी है। ये एडवाइस महाराज ने इनको दी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने विस्तार में आप सभी के साथ शेयर किया, इससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा या क्या आपके कुछ अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो वो भी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।